खबर में खुशामदीद। नाज़रीन, मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब और जनाब ताहिर मलिक साहब। आज एक बार फिर कराची में दहशत गर्दी का एक और हमला और बड़ा अब फार एंड फ्यू बिटवीन हो चुके हैं, मगर फिर भी एक अरसे के बाद जो है हमें याद दिला जाता है ऐसा कोई ना कोई हमला और ट्रेजिडी कि हमारा पास्ट क्या था और आज हमने इसे फिर मुकम्मल और हतमी तौर पर ख़त्म कैसे करना है, किसने इसकी जिम्मेदारी ली, मामलात क्या हैं। इसके साथ बात करेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने बजट तो पास करवा लिया। हर ऐसे मौके से पहले लगता है कुछ बड़ी क़यामत आने वाली है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मगर फिर बजट भी पास होता है, सारे इत्तेहादी वोट भी जाके दे आते हैं, चाहे कोई भी मामला हो, और फिर वही रेंगलिंग शुरू हो जाती है। ये क्या खेल और क्या सिलसिला है। हम खरबों रुपए इजाफी अदा करते हैं, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं इस बिजली की। हम लोड शेडिंग की कीमत जो है वो बिजली की कीमत से ज़्यादा अदा करते हैं, कोई भी रिपोर्ट देख लें आप निकाल के, मगर इसके बावजूद लोड शेडिंग ख़त्म नहीं होती। इतनी महंगी बिजली और उसके बिजली इतनी महंगी हम खरीदते हैं और लोड शेडिंग हमें मिलती है। जवाब में इस पर बात करेंगे। कोरोना की तबाहकारियाँ तो अब ख़त्म होती हैं या नहीं होती, मगर एक और तबाहकारी जो आलमी तौर पर और हमारे यहाँ भी आ रही है, ग़िज़ाई किल्लत। 37% लोग, 37% लोग हमारे मुल्क में कह रहे हैं फूड इनसिक्योर हैं और मज़ीद हो सकते हैं, और पूरी दुनिया में भी हो रहा है। और नाज़रीन, एक और अहम खबर हम देखेंगे जो आपकी खिदमत में, कि गज़ा के जो 30% इलाका है उस पर कब्ज़ा करने के लिए अपनी हरीसाना नज़रें जो है वो गार्ड रखी हैं। मोसाद का चीफ उर्दन में भी गया है शाह अब्दुल्ला से मिलने, और ये अब क्यों करना चाहते हैं? ये क्या, ये सबसे जरखेज़ इलाका है जिस पर ये कब्ज़ा कर रहे हैं और यहीं पे इनकी इल्लीगल सेटलमेंट्स हैं, मगर ये अब इसलिए तेज़ी आ गई है कि उन्हें पता है कि ये काम वो ट्रंप के होते करवा सकते हैं, वरना नहीं होगा। इस पर ये क्या नापाक इरादों में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। और फिर कश्मीर में डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश किस तरह की जा रही है, वो लोगों को डोमिसाइल दिए जा रहे हैं, ये दोनों जगह पे मुसलमानों पे हमले आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे, मगर भट्टी साहब और मलिक साहब पहले तो ये कराची की तरफ आते हैं, बट बाद फिर हमें याद दिला जाता है कोई ना कोई ऐसा वाक़या, और ये इन्होंने आज एक तरह से हमारे फाइनेंशियल जो हब और सिंबल है उस पर अटैक किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद साहब देखें, दहशत गर्दी पर कुर्बानी हमने 80,000 जानें कुर्बान करके की हैं और अरबों डॉलर का नुकसान करके की है। ये एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह का करम है कि काफ़ी हद तक पाकिस्तान में अमन हो चुका है। लेकिन आज मैं जो थानेदार साहब शहीद हुए हैं और सिक्योरिटी गार्ड, उनको सलूट पेश करता हूँ। उन्होंने कितनी जाने बचाई? उस सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह है 19,000, तो खरबों रुपए कमाने वालों को उन्होंने बचाने के लिए अपनी जानें दे दी। बड़ी खुशी होती मुझे स्टॉक एक्सचेंज के जो एक्सपर्ट हैं वहाँ के, यहाँ हुकूमत उनके लिए बड़े इनाम का ऐलान करती। उनके जो चले गए हैं दुनिया से, ज़िंदगी की तो कीमत कोई नहीं हो सकती, लेकिन जिस बहादुरी से, जिस दलेरी से जाने बचाई सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस और रेंजर ने एक्टिव किया है, ये काबिल सताइश। ऐसे लोगों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। लेकिन हमें इस चीज़ की तकरीबन 2-3 साल से थर्ड सीज को स्टॉक एक्सचेंज को हिट करके वो पूरी दुनिया से कट करना चाह रहा था, जबकि वहाँ दूसरा ऑफिस भी है। लेकिन आज के इस हमले ने जाहिर कर दिया है कि एक सिक्योरिटी गार्ड भी उतना ही बड़ा शहीद है जितना बड़े से बड़े शहीद अरबों रुपये लेने वाले हैं। इसकी इस बहादुरी से 8 मिनट में जो भारत पिछले अरसा दराज से चाइना से मार खा रहा था, पसपाई हो रही थी, मकबूजा कश्मीर में जुल्म कर रहा था और ख़ुद भारत से उसके ऊपर तनकीद हो रही थी, खदशा था कि वो पाकिस्तान में कोई ना कोई दहशत गर्दी का काम करवाएगा, जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एजेंसी इससे बाखबर थी और बार बार वो चारों सूबों को अलर्ट कर रही थी कि भारत कोई ऐसी नापाक अज़ाइम लेके किसी बड़ी चीज़ को हिट कर सकता है। वो अल्लाह का चार ये जो हमारे शहीद जो हुए हैं, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। और साहब ये जो राह है और ये जो इंडिया है, हमें दहशत गर्दी का हमें हमेशा तोक हमारे गले में ये डाल देते हैं जो खुद सबसे बड़े दहशत गर्द हैं, चाहे अमेरिका बहादुर हो चाहे इंडिया हो। ये देखिए अपने नेशनल टीवी पे वो किस तरीके से ये जहर उगलते हैं, और जैसे इस तरह की मैं क्या अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि वो बातें करते हैं और कोई दुनिया में उनको नहीं पूछता कि हमारे मुल्क में दरअंदाजी क्यों कर रहे हैं। यानी मुझे बताएं हमारे ऊपर तो कोई तितली का पर हिले तो हो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी कर दी, वो पब्लिकली अपने नेशनल मीडिया पे बात कर रहे हैं। और क्या आलमी ज़मीर मुर्दा हो चुका है या मर चुका है? नहीं मलक साहब, आलमी ज़मीर मुर्दा था, है और रहेगा। क्या मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम पूरी दुनिया नहीं देख रही? क्या भारत में होने वाले मजालिम पूरी दुनिया नहीं देख रही? क्या भारत का मीडिया बावले जानवर की तरह नहीं बिहेव कर बड़े रहा? अफसोस और तकलीफ के साथ मैं कह रहा हूँ, इसमें मुसलमान भी शामिल है, इसमें अरब वर्ल्ड भी शामिल है। हम भी उस सारी पूरी नहीं। किसी कोई नहीं बोला कश्मीर के लिए, मुझे बताएं। ये असला सारा
आईनी माहिरीन जो है, ये हमारे दफाई तजियाकार, वो कह रहे हैं भारत साहत का है और कहा जा रहा है कि वो बलोचिस्तान लेबर क्या फ्रंट है, उन्होंने कबूल भी कर लिया और वो उससे सारी रात ट्रेनिंग देती है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अफगानिस्तान में इस वक्त रा के 17 से ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर है। और भाई अब दुनिया जान चुकी है कि मोदी दहशतगर्द है और पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। लेकिन हमें इससे सफारती सतह पर दुनिया को बताना होगा। जिस तरह मुसलमान सोए हुए हैं ना, और जब अभी आप जो कह रहे थे बैतुल मुक़द्दस पर ये ज्यूस और लाबी इसराइल फलस्तीन पर हिरोशिमा पर हम उसमें बात करेंगे, करना चाह रहे हैं, वो हम आखिर में पूरा कादी साहब। लेकिन ये मुझे बताएं कि इतनी दहशतगर्दी हो रही है। कल वो बकर मंडी लगी हुई थी वोट लेने के लिए। भट्टी साहब एक छोटी सी एक मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत तकलीफ दे खबर है हमारे इदारे पे हमला हुआ है, मगर अच्छी बात पता है क्या हुई है, आज 1 मिनट के लिए भी एक्सचेंज बंद नहीं। मैं बड़ा मतलब एक अच्छी बात है। दुनिया में जो हमारी चाह रहे थे रेपुटेशन ख़राब होनी, दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ी है। आज 5 अरब का बिजनेस हुआ है, 14 करोड़ जो शेयर है बिके हैं। यानी कि दुनिया को जो मैसेज जो हमारे दुश्मन चाह रहे थे पूरी दुनिया के कि देखें जी पाकिस्तान में तो कुछ सेफ ही नहीं है, बल्कि दुनिया को ये समझ आई है कि पाकिस्तान बहुत सेफ है। भट्टी साहब ने जो बात की है मैं उससे आगे बढ़ाता हूँ। आज आपके 5 अरब को 19,000 रुपए ने बचा लिया। ये बहुत बड़ी बात, इनकी बड़ी बात है, उनको सलूट होना चाहिए। उधर जो बहुत बड़ी बात की नबी मेमन बड़े ऑनेस्ट बड़ी और हार्ड वर्कर है। भट्टी साहब अजान के ब्रेक है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सिर्फ एक आपके खरबों रुपए को इज्जत को 5 बच्चे हैं। भट्टी साहब मुल्क की इज्जत भी यार 19,000 रुपए कमाने वाले ने आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया, आप उसके लिए 10 करोड़ इनाम नहीं कर सके। इन मेहनत कशों जो पसीना कमाते या खून बातें हैं, हम उनकी इज्जत नहीं करते तो हमारी इज्जत क्या होगी। कि ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। जी भट्टी साहब, ये हम इसी अभी दहशतगर्दी पे ही बात करना चाह रहे हैं। एक तो ये बात तय है कि बहुत ही कंट्रोल हुआ है। अब जिस तरह से पहले हर रोज़ एक धमाका होता था, ये ऐसा नहीं था। क्या लगता है आपको कि ये स्टेप अप कर रहे हैं, कोई नई कैंपेन शुरू कर रहे हैं? जो रॉ है, जिस तरीके से MQM का नाम आ गया, उन्होंने तस्लीम भी कर लिया, रॉ यहाँ पे दरअंदाजी कर रही है। देखिए MQM के एक लीडर का बयान आया ना, हम सिर्फ रॉ से पैसे देते थे, आगे तकसीम करते थे। उन्होंने कहा जी मैं इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान से ताउन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शायद उसकी इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। दरअसल भारत मकबूजा कश्मीर पर दरिंदगी के बाद जो उस तरह इंसानियत की तस्लील की है पूरी दुनिया में रसवा हुआ। उसके बाद उसकी चीन के साथ लद्दाख में हुई। उसके बाद कहा जा रहा था कि हमारे हसास अदारे, अस्करी अदारों को इतलात थी कि भारत मोदी अपने मुल्क में नाकाम होने के बाद पाकिस्तान में कोई ना कोई दहशत गर्दी के बड़ी प्लानिंग हिकमत अमली बना रहा है, जिससे हमारे अदारे आगाह हैं। उसमें कराची मेन था, बलूचिस्तान था और लाहौर। ये एक अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने किया, हमारे चार हमारे जिस्म के हिस्से गए। लेकिन कादी साहब मैं अब भी हूँ, अरबों रुपया बचा लिया उन्होंने, मुकाबला किया रेंजर्स ने, पुलिस ने, गार्ड ने, सब काबिल सलूट है। ऐसा हमारा मुहाफिज, हमें ऐसे मुहाफिज चाहिए। लेकिन बड़ी साहब क्या ये वहाँ के बिजनेसमैनों को चाहिए नहीं था जो शहीद हुए उनको 2-2, 4-4 करोड़ उनकी फैमिली को दे दे? कभी आप ATM मशीन पे गुजरते हुए ना वापसी पे उससे पूछा करें, जो बेचारा वहाँ गार्ड बैठा होता है, कि वो 12 घंटे ड्यूटी करता है और उससे क्या मिलता है। मगर मैं ज़रा इसी स्टोरी पे रहता हूँ, इस पर बाद में आता हूँ, जो आपने बात की है इसी पे रहते हैं। ये ज़रा तराशा देखिएगा मलिक साहब, कराची कत्ल की 100 से ज़ायद वारदातों में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। क्या कराची को दोबारा किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि एक जख्मी बैठा हुआ है वहाँ पे। ऐसा थोड़ा सा लार्जर स्केल में देखें ना, देखें जो असल में CPEC को आप माइनस नहीं कर सकते। CPEC का जो आगाज़ है वो कश्मीर से हो रहा है, वहाँ से चाइना ने आना है, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, जो हंजराब का इलाका है, और पानी मिलना है बलूचिस्तान, और उसके लिए वो यूज़ करना चाह रहे हैं कराची को। ये देखें पहले पॉइंट हम समझ मलिक साहब, इसमें अगर आप मुनासिब समझे, इस मौके पर कराची टारगेट पर है, CPEC है, हमारी वहाँ बंदरगाह है, वफाक और हुकूमत की आपस में टसल, ये दहशत गर्दों के लिए हौसला अफजाई नहीं होगी? भट्टी साहब ये तो आपने क्या आपकी भी रहनुमाई चाहिए। सही इस वक्त हमें यूनिटी की जरूरत है कि आपस में हुकूमत को गिरा दो। साहब मैं आपको तीन बातें बताता हूं। एक मिनट, आज जो CM हमारे सिंध के, उन्होंने पता क्या तकरीर फरमाई? उन्होंने कहा 1.5 साल से
ये स्टॉक एक्सचेंज हाई लिस्ट पे थी, ये रेड जोन था, यानी कि हमारा दुश्मन जो है उसने हमें इतना कमज़ोर समझा होता है। 1.5 साल से अनाउंसमेंट थी और पिछले हफ्ते कुछ दहशतगर्द कराची में पकड़े गए, आप ज़रूर बोलिएगा, उन्होंने भी ये पिछले हफ्ते बताया कि स्टॉक एक्सचेंज हमारी हिट लिस्ट पे है। तो वहाँ के जो एडिशनल आईजी है ना बशीर मेमन, बड़े जेन्युइन है, उन्हें इतला थी ये तो बड़ वक्त कार्रवाई करके, वरना उनके इरादे बहुत खतरनाक थे, अगर वो ऊपर चले जाते डिस्कनेक्ट करते गो के फिर भी नहीं कर सकते थे। खुद का इस थी उनकी। लेकिन कादी साहब ऐसे मौके पे आपका दोस्त बिलावल कह रहा है पहले इमरान खान माफी मांगे फिर इस्तीफा दे। भट्टी साहब प्रॉब्लम क्या है? बचाना है, प्रॉब्लम क्या है? ये हुकूमतें बचानी है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम भट्टी साहब ये है, हमारी सारी पॉलिटिकल जो भी एलीट है उसका प्रॉब्लम ये है कि उनका प्रॉब्लम कश्मीर नहीं है, उनका प्रॉब्लम नवाज शरीफ, उनके असासे और मुकदमे हैं। इसी तरह जरदारी साहब हैं, इसी तरह इमरान खान के जो साथी हैं वो उनकी डिफेंस में लगे हुए हैं। ये स्टेट्समैन है, ये पॉलिटिशियन है, यहाँ पे 3 खानदान है सिर्फ जो इस मुल्क में रहते हैं जिनके मसाइल हैं, या इन उधर से हम फुर्सत होगी मियाँ साहब से, मरीम नवाज साहबा से, जरदारी साहब से, इमरान खान साहब से, उनसे फुर्सत हो जाएगी तो फिर हम कश्मीर पे भी आ जाएंगे। देखें ना ये बातें क्या करते हैं। भट्टी साहब आज का वाकया देखें ना, आज असेंबली की फुटेज देख लें, असेंबली में ये वाकये के बाद मैं बता रहा हूँ, पहले नहीं बता रहा, हुकूमत को सिर्फ एक ही लालच था कि किसी तरह बजट मंजूर हो जाए। और आपने कराया, किसी और ने कराया, बजट कल रात खत्म हो रहा था, लो सुन लें, 18 लोगों को बस छोड़ दे, जबरदस्ती भिजवाया गया। एमएनए की बात कर, अच्छा पहले तो और क्या, मैं सब्जी इस पे हमने आना है तो उनको जा रहे थे पीटीआई के 3 एमएनए से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हमने नहीं जाना। वो मैं किसी प्रोग्राम में था, उनको मैसेज आया, फौरी तौर पे पहुंचे। ना इमरान खान ने चेयरमैन सेनेट भिजवाया, ना ये बजट मंजूर करवाया, नहीं तो ये पीटीआई किसी और ने करवाया। भट्टी साहब ये हुकूमत ने नहीं मंजूर कराया, खुदा का खौफ, मैं कह रहा हूँ नहीं कराया, तो ये कोई आसमान से हो गया। फिर मैं कुछ लोगों से भी आपकी बात कर। अच्छा भट्टी साहब उस पर हमने बाद में आना है, हमारा पूरा सेगमेंट उस पर है, मगर हम इस बात को खत्म कर लें कि इसका मतलब है कि कराची में हमें बहुत ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, और या इन्होंने और बलोचिस्तान में भी ये लिबरेशन आर्मी जो है ना, इसकी हिस्ट्री 1970 से चलती है। आपकी इत्तला के लिए इन्होंने वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे भी हमला किया था, अभी रिसेंट इन्होंने 2 दफा पाक फौज पे भी। मैंने ब्रेक पे जाना है, लेकिन इसके साथ मैं ये बात भी शामिल कर लूं कि हमारे हमसाये में अब वहाँ पे वो डोमिसाइल इशू कर रहा है नॉन कश्मीरीज को, अब उसके मोदी के सारे अज़ाइम सामने आ गए। भट्टी साहब क्या इस तरह तो काम नहीं चल, भारत 25,000 लोगों को, क्योंकि मुसलमानों को अक़लियत में करने के लिए, लेकिन आपने भी तो 5 अगस्त से उसने मेरे वजूद पे कब्जा किया हुआ है और रोजाना उसको खून आलूद करता है। माँ स्वाय बयानबाजी के किया क्या है, एक दफा लद्दाख की तरफ गया तो चीन ने लितर मार मार के, ठुड्डे मार मार के बंदे मार दिए। आप सिर्फ प्रेस रिलीजों पे और ट्वीट पे मकबूजा कश्मीर लेना चाहते हैं, नहीं कादी साहब, भट्टी साहब 25,000 अल्लाह ने हुक्म दिया है, 25,000, इसलिए कि उधर जाके वो हिंदू बड़े बड़े आरएसएस के गुंडे उधर कॉलोनियां बनाएंगे, फैक्ट्रियां बनाएंगे, मुसलमानों की अक्सरियत को नीचे रखेंगे। ये इसी में हम ये बात भी देखें कि इधर 25,000 काजी साहब मुंह से नाम लेते हैं आपने, मतलब ये तो पहला है ना, पहला स्टेप है इसका। बल्कि मुझे एक हमने लाइन पे भी लेते होते हैं, तो यूसुफ तारिक गामी है, वहाँ से वो एक सीपीआई की सीट निकालते हैं, अच्छा, वहाँ से कश्मीर में से। तो मुझे बहुत पहले उनका मैसेज भी आया था कि वो कह रहे थे कि मैं लाइन पे लेता रहता हूँ कि जनाब ये यहाँ पे हमारी डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, वहाँ पे हम इसको जो है रजिस्ट करेंगे, उनका ये कहना था। अच्छा भट्टी साहब अब ये इसी तरीके से वहाँ पे गजा के 30% पे भी वो कब्जा कर रहे हैं, बैतुल मक़दिस में वो जो है उन्होंने इनकर्जन्स किए हैं, उसके अंदर भी जो है वो नई बिल्डिंग्स बैतुल मुक़द्दस की तरफ जो ज्यूस प्लानिंग कर रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत खुदा ना खास्ता इन्होंने उसको हिलाने की कोशिश की तो तीसरी आलमी जंग को कोई नहीं रोक सकेगा। मोइज यूसुफ आज बहुत बोले, कराची में होने वाले CIA के रोल पे नहीं बोले, और वो CIA रा और इसराइल की क्या है मुसाद, ये क्या बैतुल मुक़द्दस के बारे में बना रहे हैं। 2 दफा गिरा चुके हो, जिन्होंने बनाया है नबियों ने बनाया है। अगर उस घर की तरफ आप गए तो याद रख लो ये दुनिया नहीं बचेगी। कादी साहब ये दो बातें हैं, मेरे जो शाह अब्दुल्ला है जिसके पास मुसाद का चीफ उसे मिलने गया है, उसने कहा कि अगर ये हालांकि वो अमेरिकन आदमी है वहाँ पे, तो वहाँ पे उसके कानून उसको, अब मैं तारीख में नहीं जाता, ज़िया-उल-हक साहब का भी नाम आ जाएगा इस हवाले से।
किसने इंस्टॉल की वहाँ पे वो बादशाह, वो बाकायदा CIA कंट्रोल्ड है जॉर्डन। उसने भी कहा है कि अगर आप इससे बाज ना आए तो यहाँ पर तीसरी जंग शुरू हो जाएगी और हम इसे कंट्रोल नहीं कर काजी सकेंगे। साहब रा का CIA का मुसाद का चीफ बैतुल मुकद्दस के सिलसिले में 2-3 मीटिंगें कर चुके हैं। दुनिया ये गुमराही है। और इसमें बता दूं, अरब हमारे लापरवाह हैं, लेकिन इस इशू पे सब इकट्ठे हो जाएंगे। मगर सवाल ये ये तीसरी है, आलमी जंग से ये इस भट्टी तरह साहब नहीं होगा। सवाल ये कि व्हाई नो, अब ये क्यों इस वक्त इसराइल एक्टिव हो मैं रहा है? इसलिए आपने मैं ब्रेक सोचा- पे जाने से पहले आपको बता दूं कि ये तमाम वारदात एक जो बेहुदा किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन है, माफी चाहता हूं अमेरिका में बैठे हुए ट्रंप के होते हुए वो कोई बेहुदगी भी करवा सकते हैं उससे। इनकी कोई बात इससे पहले अमेरिका हालांकि इंतहाई प्रो इजराइल है, नहीं मान रहा था ओबामा और कोई नहीं मान रहा था, ये मान जाएगा। आपको पता है इज क्रेजी, इसके बारे में खुद वो क्या कहते हैं कि इज कुकू। तो ये इशू है, इसलिए मगर हम ब्रेक पे जा रहे हैं। इस इशू को हम आखिर में भी नाज़रीन डिस्कस करेंगे। अगर जब हम वापस आए खान साहब की हुकूमत के हवाले से बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि ये बिजली के लिए क्या अपना आप बेच दें हम, कि ये क्या करें। और पूरी रियासत का तो बाल खा लिया है इन्होंने, अब और क्या हो सकता है कि हमें बिजली मिलती रहे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब, मैं एक अजीब सा सवाल आपसे करने लगा हूँ, पता नहीं मिसाल के तौर पे मैं एक काम करने जा रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ रखना है, बस मुझे कॉल आती है, फिर मैं इसको यहीं रहने देता हूँ। क्या कमज़ोरी है मेरी? देखिए, बदकिस्मती है, हमारी सियासत को रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है। एक कड़वा सच है जिसे मान जाना चाहिए। ये आपके दोस्त ने मेहरबानी की, ज़ियाउल हक साहब ने डमी लोग पैदा किए और उनकी चाबियां पास रख ली, उनको नचाते रहे बंदरों की तरह, और वो सिलसिला आज चल रहा है। कल शाम तक इमरान खान साहब किसी को भी मिलना गवारा नहीं करते। शाहजहान भुट्टो की एक सीट है, उसको भी मिले। MQM ने कहा खबरदार इशाइये में नहीं आएंगे। उससे पहले अकेले मीटिंग दे। एक और MN है जिनकी बलोचिस्तान से एक सीट है, जिन्होंने 2 साल शक्ल नहीं देखी थी, पहचाना नहीं था। 14 से 16 PTI के लोग नहीं जा रहे थे कल इशाइये में। PTI शायद में नहीं जा रहे थे, मगर बजट दा वोट पान क्यों चले गए? वोट डलवाया ना फिर वो भट्टी भाई साहब, वो तो बच्चों स्पीकर वाली साहब बात ने कह किया रहे सारी हैं। लॉबिंग। भाईजान भट्टी साहब, वो तो स्पीकर साहब ने स्पीकर किया। साहब ने परवेज अली को फोन किया, हाँ। वो बंदा भी नहीं भेजा, वोट भी दिया। उन्होंने वोट कहा देना ही नहीं। देना था। मैंने शर्त लगाई थी एक बंदे से, मैं क्या वोट क्यों करना देना, इनके इख्तियार में नहीं है। अच्छा, ये क्या ये सियासत नखरे है? नुखरे दिखाना है। नहीं, कुछ ये समझ नहीं आती सियासत के, हम साथ भी हैं साथ नहीं भी हैं। आज आपको पता है मोनोसलाई का ट्वीट बड़ा मज़ेदार किया उसने ट्वीट किया है, पता नहीं अपोजिशन में है कि हुकूमत के साथ है, मेरी समझ से बाहर है। ट्वीट के ये अल्फाज है कि इमरान खान साहब आपने मुद्दत पूरी करनी है कि लोगों से वादे नहीं, पूरे देखिए, करने हैं। 2 दिन यहाँ पे दो लड़ाई पहले हो रही है। परवेज अली साहब और उससे मिलते और 2-3 काम बड़े अहम कहते हैं। अच्छा, उस्मान बुज़दार को मैं ये इंफॉर्मेशन बेस पे दे रहा हूँ ना, मैं एक रिपोर्टर हूँ, मेरा काम है खबर की तलाश। अच्छा, खबर काम हमारी भी हो ही जा महबूबा रहे है। हैं साथ साथ। काम भी इस वक्त सबसे ज्यादा गलत काम हो रहे हैं तारक बशीर चीमे के, वो भी कल नहीं गए। क्यों नहीं गए? जिनकी वजह से रुकना था उन्होंने कहा नहीं पहुंचे। भट्टी साहब, मैं आपको इशारों की जुबान में बात कर अच्छा, लेकिन एक आखिरी बात, मुझे बिलावल का आज एक तकरीर पसंद आई है। उन्होंने नवाज शरीफ इमरान खान को कहा खुदा का वास्ता है नोटिस लेना बंद कर दे। आप चीनी का नोटिस लेते हैं, उसकी कीमत बढ़ जाती है। खाद का नोटिस आप लिया। पेट्रोल का गंदम का नोटिस चीनी लेते का। हैं, वो 40 रुपए कीमत आटे की बढ़ जाती चीनी है। भी। आप पेट्रोल लेते हैं 300 अरब का, डॉक्टर फरूख सलीम के मुताबिक टीका को लग यार, जाता आप सुन ही है। लेना, खुदा का सुन वास्ता लेना। ना लें और नोटिस ना लें, इंक्वायरी ना कराएं, JIT ना बनाएं। इमरान खान साहब किसी दिन तशरीफ लाएं टीवी पे और कहें ये 15 बकरे मैंने लटका दिए जिन्होंने मुल्क को भट्टी लूटा साहब, ये था। उनकी जुबान में सुन लेते हैं। बिलावल साहब ने ये कहा, मगर मैं सुनवाने से पहले इतना अर्ज कर दूं, आप ना घबराएं, चीनी की कीमत बढ़ेगी तो माल किसके घर जाएगा? जरा सुनवाइए वो क्या कह रहे हैं। हमारे वजीर आजम के लिए 2 ही ऑप्शंस रहते हैं। या हमारा वजीर आजम मान ले कि वो गलत है, माफी मांगे इस हाउस से कि मैंने गलत फैसले किए हैं, मैंने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया है, मुझे माफ कीजिए, अब हम सब मिल के काम करें। या हमारा वजीर आजम इस्तीफा दे, घर चले जाए और किसी काबिल अफराद को ये काम सौंपा जाए कि इस मुल्क की क़ियादत करे। अच्छा भट्टी साहब, एक मैं बात मुकम्मल कर दूं, उनको तो माफी मांगनी चाहिए, तो जरदारी साहब को नोबेल प्राइज ना ले अच्छा, दें। मैं दोनों को एक बात करता हूँ। हैं? मुझे उनका ये बयान पसंद आया। बिलावल का मेरा राइट है कि उन्होंने इमरान खान साहब को खुदा का वास्ता नोटिस बस ना कर ले, दिया। इंक्वायरी ना कराए, क्योंकि जिस चीज़ की पेट्रोल की आपने नोटिस लिया, चीनी की ली, उसके साथ क्या हुआ?
हाँ बिलावल साहब ने कहा छोड़ दे किसी अहल को। हाँ जरदारी साहब से तो सुना है अमेरिका और सऊदी अरब कर्ज लेते रहे हैं जब वो 5 साल सदर रहे हैं, पूरी दुनिया को यूएनओ ये चलाते रहे हैं। जरदारी साहब के 2013 से 13 तक जो पाकिस्तान की स्टील मिल अरबों खरबों रुपए कमा रही थी, क्रेडिट हमें उनको भी देना चाहिए। 104 अरब रुपए का नुकसान पोस्ट किया, और जब इंक्वायरी सुने इंक्वायरी जब हुई तो उस इंक्वायरी को रुकवाया किसने? सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इंक्वायरी हुई, और इंक्वायरी रहमान मलिक साहब ने रुकवाई। और उस रहमान मलिक साहब, अब अगली भी बात सुन लें, रहमान मलिक साहब के खिलाफ तौहीन अदालत का केस हुआ, लतीफ खोसा साहब उनके वकील थे, जान छूटी उनकी साकब ने साहब। मैंने सुना है कि जरदारी साहब जब, इधर आप मेरी रहनुमाई कीजिएगा, अमेरिका आपसे कर्जे लेता था, यूएनए आपसे लेता था, भट्टी साहब मुकाबला बहुत सख्त है, भट्टी साहब मुकाबला बहुत सख्त है इमरान खान साहब का जरदारी साहब के साथ। उनका अपने साथ है इमरान का मुकाबला भाई। 270 अरब रुपए की बेज़ाब्तगी आपके ऑर्डर जनरल ने लगा दी है, मैंने नहीं कहा। 270 अरब, इसमें गबन भी शामिल है। 200 इसका रिकॉर्ड भी बनेगा 200 अरब। और खान साहब ने जिस रात उनसे कहा ना मुझे वोट दें, तो खान साहब की जरा तकरीर सुने, मेरा दिल कर रहा था मैं उनके पहुंचूं, अपना हाथ चूमूं। फरमाते हैं कि मैं बिल्कुल असूल की सियासत कर रहा हूँ। ठहर जाए, कहते हैं मैं माफिया कहते हैं मैं माफिया के खिलाफ हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ। लास्ट में पता है क्या कहते हैं? मैं सबको तरक्याती फंड भी दूंगा। मुझे अच्छी तरह याद है ये कहते थे एमएनए का काम ये तरक्याती काम कराना नहीं है। अपनी कंट्रडिक्शन की, लेकिन जरा एक और बात में, ये तो जरदारी से भी दो हाथ आगे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, मैं कर देता हूँ, बल्कि हम उनको नोबेल प्राइज दोनों को दे, दोनों को इकट्ठा। मैं ये अर्ज करता हूँ कि ये जरा सुनाए ख्वाजा आसिफ साहब और फवाद चौधरी साहब के माबैन कुछ आज बड़ी मियारी गुफ्तगू हुई है, जरा वो सुन ले। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ मैं ऐसी गल्लां करा खुदा दी कसम तुहानू जगह नहीं लभनी इस हॉल दे विच। सर ये पिछले 12-13 दिन से जो कुछ कर रहे हैं मैं सुना दूंगा सारा कुछ यहाँ पे। नहीं ऐसे कैसे हो सकते हैं? एक बंदा जो मर्जी बात कर दे आप माफी मंगवाएंगे? नहीं आप डॉक्टर साहब प्लीज, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब मैनेज करें प्लीज, माफी मांगे और देर से आप प्लीज मैं माफी मांगेगा तो चलेगा। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं वैसे ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, बहुत दूर मुजाफात में जंगलियों में जब बाज़ औक़ात कुछ लड़ाई हो जाती थी ख़वातीन में, तो वो इस तरह की बातें क्या कहेंगे आप? नहीं देखें, अफसोस की बात है, ये वो मुल्क है जिसमें 10 बजे दुनिया भर को पता है दहशतगर्दी हुई है। उस दिन का वाक़या है। ये हुकूमत और अपोजिशन बजाय एक पाकिस्तानी को ये समझाया कि यार ये टाइम है, इकट्ठे हो जाओ, कोरोना पे इकट्ठे हो जाओ, दहशतगर्दी पे इकट्ठे हो जाओ। इनके 5 अरब तो बच गए ना। अच्छा मलक साहब, आप भी मलक है, ख्वाजा साहब ने क्या ऐसा बयान दिया है कि जी मैं ऐसी इंकिशाफत करूंगा कि इन्हें जगह नहीं मिलेगी इस हाल में छुपने की। बड़े सियाने, आपको सब पता है कि ख्वाजा साहब भी बड़े समझदार हैं। उनका मतलब मैं चट्टा कट्टा सारा निकाल दूंगा कि भाई तुम 15 दिन से कर क्या रहे हो, कभी तुम इमरान खान की मोहब्बत में होते हो, कभी क्या बस। अब ख्वाजा साहब भी आजकल मोहब्बत में मोहब्बत सबको एक ही से है। भट्टी साहब अगर दोनों सबको एक ही से, एक बात भट्टी साहब आंख होते दस दइए कि तुसी नहीं। भट्टी साहब ऐसे जंग है कि फवाद चौधरी पे क्यों इतने गुस्सा आ रहा है? कहानी क्या है? गुस्से नहीं, इस वक्त ख्वाजा साहब की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। अच्छा मामला सेट हो गया, उधर भी सेट है, इधर भी सेट है, 3 जगह सेट है। वाह वाह वाह, 3 जगह सेट है ख्वाजा आसिफ साहब। मैं पहली दफा इन्हें, तो अगर आप ये बता दें तो ये नहीं भी कहीं हिजरत करनी पड़ेगी उनकी तरफ, इन्हें कहीं मुंह छुपाने चले जाएंगे या नहीं? रहने दो, नहीं दफा करो, असि कभी मुंह छुपाई नहीं। सियासत छोड़नी पड़ जाए, लेकिन खैर छोड़ते नहीं छोड़ते, ये इनकी मर्जी है। लेकिन कुछ इंकिशाफत करूं तो, लेकिन ख्वाजा साहब से मैं पहले उस दिन हमदर्दी हुई थी जब मुझे ये पता चला था कि ख्वाजा आसिफ ने मुल्क की अहम तरीन शख्सियत ने बना के कहा आर्टिकल 6 करो। यार शर्म करो कि ख्वाजा आसिफ पे कामे का लगाए ना। दूसरा, अब एक आखिरी सवाल मैंने आपसे करना है, इसके बाद हो रहा। मैंने कल परसों किसी टीवी पे पढ़ा सुना जो हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं, अगर 1000 प्लाट है तो लाख बेचते हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये पाकिस्तान तोड़ने के बराबर है, इतना बड़ा जुर्म है, ये वाकई जुर्म है। ख्वाजा साहब इल्जाम है ना जो सियालकोट में इनकी हाउसिंग है, उसी का ये तो इल्जाम लोग बनाते हैं। नैब का फिर केस मैं बताऊंगा कि एक बंदे ने 1000 प्लाट पे 1 लाख से ज्यादा प्लाट कैसे बेचे। वो खुदा का वास्ता है, सबके इंसाफ को दोबारा फिक्र दे दें,
कितने के प्लाट थे और कितने बेचे? 1000 प्लाट 1 लाख से ज्यादा बेचे। उधर नैब क्या कर रहा था उस वक्त? खबर ये नहीं, खबर आपने जो असल दिया, फिर भी वो सबके साथ सेट है। सलाम ख्वाजा साहब को, मतलब एक इतनी बड़ी दिहाड़ी लगा के भी आप सबके साथ सेट है, नहीं, ये क्या कमाल है? मैं समझ रहा हूँ हाउसिंग के और बहुत काम करते हैं लोग, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। किसी को बुलेट प्रूफ गाड़ी, किसी को जहाज, किसी को बंगला, किसी को अमेरिका में, किसी को लंदन में। कादी साहब अगर ख्वाजा आसफ पे ये मान लिया कि उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, उस पे 5000 प्लाट थे, उन्होंने 50,000 बेच दिए। मैं तो ऐसे बंदों को जानता हूँ 5000 को 5 लाख उन्होंने बेच दिए। नैब ने कभी उधर नहीं देखा। लेकिन बड़ी साहब बजाय आप तनकीद करने के इनको अप्रिशिएट नहीं करते कि मेरे जो लायक बच्चे हैं जिनके मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, वो उनके पास मनी ट्रेल नहीं है, मनी है, अदर प्लाट नहीं है मगर बिक गए हैं, तो ये इतना बड़ा कामयाब बिजनेस मॉडल यार ये वैसे फंड इन्हीं के पास है, हम नहीं ये सीख सके, नहीं हम इससे ना, हमने ना सीखी क्या? वैसे कादी साहब मैं वाकई ये मैं ख्वाजा साहब और दीगर लोग जो एक प्लाट को 100 दफ़ा बेच देते हैं, इस कौम को भी ये फन सिखा दें, कबर की जगह ही ले ले, प्लाट 10 मरले करनाल तो नहीं, कबर की जगह लेने दे हमें। बट साहब इसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस बनना है, क्योंकि आपको ना मनी ट्रेल भी देनी पड़नी है। जो 5000 भी प्लाट है ना, इनमें इनके बच्चों के भी नाम है, इनकी मिसेज का भी नाम है, कि दोनों चीजें पहले बताएं पैसे कहाँ से किस किस ने कितनी हाउसिंग सोसाइटी बनाई और किस किस को हिस्सा दिया। अनबिलीवेबल। मैंने उस शख्स के पास बैठे, उसने कहा फलां से चाय पियोगे हाथ की या फलां से, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, लिहाजा बात इधर ही रहने दो। ये मुल्क ताकतवरों का, आप हमेशा सही कहते हैं, दुनिया पैसे इस निज़ाम में सकत ही नहीं है कि किसी ताकतवर को। इमरान ने, ख्वाजा साहब ने 2-3 तकरीरें की, उन्हें नोटिस आ गया, अल्लाह अल्लाह और खैर अल्लाह। तो जो एक प्लाट को जिसके पास जादू है कि 1000 दफ़ा बेचते, 10,000 दफ़ा बेचते, उसके तो सारे गीत गाते हैं। तो भट्टी साहब ये नैब के बाद फिर कोरोना हो जाता है, जैसे शहबाज शरीफ को हो गया, ये क्या कोरोना की क्या साइंस है, ये भी कुछ समझाएं। नवाज शरीफ साहब देखिए हाई कोर्ट गए हैं आज, उन्होंने फिर उनको टाइम दे दिया कि आप एक और टेस्ट कराएं, 7 तारीख का टाइम कोरोना की वजह। अच्छा, तो वो टेस्ट तो वैसे आज भी वो रिपोर्ट ले जा सकते थे। ये जितने जितने बड़े केस होते हैं, इन्हें कोरोना इतना बड़ा होता है, 14 दिन बाद तो सबका नेगेटिव आ जाता है। यहाँ पे मैं अब क्या अर्ज करूँ, हमारे हाथ पांव बंधे होते हैं, इसलिए जो है ना वो हाथ पांव और जुबान भी बंधी होती है यार, वरना सच तो बड़ा जबरदस्त है, अल्लाह जानता है, बड़ा खूबसूरत है। और ऐसे ऐसे चेहरे बेनकाब होते हैं कि घिन आती है कि या अल्लाह तूने इन्हें क्या जिम्मेदारी दी और अंदर इनके क्या। अच्छा, भट्टी साहब ने बड़ी खबरें देनी है, खबर तो ये यहाँ पे चल रही है जी कि बजट के बाद तब्दीली आ रही है, बहुत कुछ होने लगा है, कोई तब्दीली होने लगी है, हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। इसके बाद कोरोना पे बात करेंगे, गज़ाई किल्लत पे बात करेंगे और थोड़ी सी बात हम गजा की पट्टी और इजराइल के हाई हैंडेडनेस पे भी करेंगे, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब एक और जो कह रहे हैं ये पेंडेमिक तो चली जाएगी या नहीं जाएगी या लेट जाएगी, मगर एक और पेंडेमिक, और ये मैं आज सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं आज गार्डियन की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड की भी और पाकिस्तान की भी। वो कह रहे हैं कि अगली पेंडेमिक जो है, अगली वबा गुर्बत की होगी, और गुर्बत सिर्फ यहाँ नहीं फर्स्ट वर्ल्ड में भी है। यानी आज मैंने स्टोरी पढ़ी, मेरी आंखें खुल गई कि बरतानिया में गुर्बत जो है किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अपने पंजे गाड़ रही है इसके बाद, और यहाँ भी। मगर हम यहाँ किस पे लड़ रहे हैं, या आप असम्बली की अभी बात उधर अगली होगी, यहाँ है ये वबा। ये आपके 5, 2, 6 हुक्मरानों ने गरीब का खून निचोड़ लिया हुआ, हड्डियों से भी खून मिख निकाल ली हुई है, यहाँ है। और काजी साहब मैं आज आपसे गुजारिश करता हूँ, इस हुकूमत को खुदा का वास्ता कुछ तो कर ले, यहाँ मुकम्मल कर्फ्यू लगा दे। लॉकडाउन के नाम पे जो जलील ये लोगों को कर रहे हैं, एक सड़क बंद कर देते हैं, एक सड़क से निकलते हैं 2-2 घंटे एक जगह। यार इन स्मार्ट बंदरों को क्यों माचिस पकड़ा दी है? लॉकडाउन क्या है? यकीन करें, एक रोड बंद है, दूसरा रोड खोला है और 50 गाड़ियों की लाइन इधर है, 50 इधर है, और उस पुलिस को आप अख्तियार दे रहे हैं अपनी जहाँ मर्जी कर। कोई भाई या कर्फ्यू लगा दो, अगर नहीं जिंदा रहने देना मार दो हमें। अच्छा भट्टी साहब, इससे भी बड़ी कॉमेडी है, सुबह 9 बजे एक जगह जो बंद है ना, रात को खुली है, जो रात को बंद है सुबह खुली है। एक स्टोरी मैं देना चाहता हूं, ये ब्रेकिंग तो नहीं है साहब। क्या आप समझते हैं हमारे सियासतदान जो आज एक दूसरे को बुरा भला गलीज कह रहे थे, इन्हें आने वाली या मौजूदा गरीब आदमी का एहसास भी है
एहसास भी है, हल तो छोड़ दे, इनकी एहसास भी है। मेरी बात सुन, मैं 2-3 बातें करता हूं। जो मुस्लिम लीग नून का बयानी है वो क्या है, वो उन्हें एस्टैब्लिश कर दिया है लुटो कि पुटो ना लुटो। कि बदयानती बेहतर थी, यानी बदयानती को एतबार दे रहे हैं, ये तो नाअहल हैं, हम बदयानत थे। और चूंकि इमरान खान की नाकामी अपनी जगह पे ना, हम उसको डिफेंड करते हैं, मगर वो कहते हैं देखो बदयानतों को दोबारा ले आओ। ये और हुकूमत ने बड़ी मदद की है, मदद की उनकी, एक बात तो। और ये देखें, ये मैं तो कहता हूँ कि फजाइल बदनवानी पे कोई किताबें लिखवाना शुरू कर दें कि पता चले माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छा जी। अच्छा भट्टी साहब, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात जो मैंने आपसे करनी थी वो ये है कि कोरोना ये जो है अपना दूसरी लड़ाई इनकी क्या है वो तो आपके सामने है, मगर ये जो ग़िज़ाई किल्लत आ रही है पाकिस्तान में 30, इससे पहले भी हम फूड इंसिक्योर थे, और इसके बावजूद कि दुनिया के ज़रखेज़ तरीन इलाके हमारे पास है, प्लेन्स ऑफ पंजाब, मगर हम फिर भी। अच्छा, उसका जवाब आखिरी 8 दिनों में, आज मैं सुबह सब्जी की दुकान पे चले गया, 2-2 गुना कीमतें बढ़ गई हैं। वो यार पेट्रोल जब सस्ता हुआ, नायाब हो गया, इमरान खान साहब उनसे ब्लैकमेल हुए, क्योंकि मैं इसीलिए इनसे इंक्वायरी करता हूँ, 300 अरब का डाका जो लोगों ने डाल दिया, चीजें 4-4 गुना सब्जी की बढ़ गई। मलक साहब, ये हुकूमतें होती बट्टी साहब, एक सवाल और, एक सवाल और, टाइम कम है। अब क्या खुदा न खास्ता हाकम बदहान पूरे मुल्क को रहन रख दें इन IPPs को पैसे देने के लिए कि बिजली आती रहे? अल्लाह की कसम, हर आदमी के 20 करोड़ अवाम की लोगों से मुझे डरता है हुकूमत और अपोजिशन मिलके कि एक खून की बोतल निकालो, हमने बेच रहा है IPP के लोगों को। और मैं खबर दे दूं, ये मेरी खबर नहीं है, फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है, मैं दे रहा हूं। और वो खबर ये है कि चाइना से पाकिस्तानी हुकूमत ने रब्ता कर लिया है और कहा है कि ये जो आपने ख़ास तौर पर ये पोर्ट कासम वाला मुआहिदा किया था माशाल्लाह, पर ये आपके पिछले दौर में प्लीज़ हमारे साथ बैठ के ये रीथिंक करें, इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो भी तकरीबन एग्री है। ये फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है। वो जो बुनियादी बात आपने की थी, एक तो है कि 1800 अरब रुपया जब आपने खींचना है लोगों के घरों से, दिल से निकालना है, तो फिर हर बंदा मरेगा। पाकिस्तान की कहानी, आपने अनाज की बात की, 37% पाकिस्तानी पहले ये अनाज से फारिग है। दुनिया की शायद ये वाहद पॉपुलेशन है, 40% पॉपुलेशन ने जिंदगी में कभी साफ पानी नहीं पिया, और आगे जो क्राइसिस आएगा आप देख लें। आपका एक तरफ कहते हैं ज़राई मुल्क है, 70% आपके ज़राअत है, और दूसरी तरफ बट्टी साहब आपने कई अरब रुपया खर्च किया था साफ पानी पे, उसका क्या हुआ? वो साफ पानी की बजाय साफ पानी नहीं, खजाना साफ करके ले गए। ये था असल प्रोजेक्ट। ये गवर्नर पंजाब इसका बड़ा हिस्सा थे, उन्होंने बड़ा शोर डाला था कि साफ पानी मुझे बताएं, ये सियासतदान कब इस अवाम के लीडर बनेंगे, रहबर बनेंगे? नहीं बट्टी साहब, देखिए ना, मैंने फिर वही बात करूं, आज जो पाकिस्तान में वाक़ई और आज की असेंबली आप देख लें, पाकिस्तान की सियासत का पाकिस्तान की अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PTI हो, चाहे नून हो, या PO, A हो, C हो। अच्छा, मैं ये अर्ज कर दूं, सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बट्टी साहब, अब इनको ये करना पड़ेगा, किसी के कहने पे बोल आपके वोट भी दे देते हैं, बजट भी पास कर देते हैं, डर जाते हैं वहाँ पे, राजा साहब मर्जी से वोट भी नहीं देते। ਲੈ ਦਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਭਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ये 16 बंदों में वो भी शामिल थे यार, काफी। लेकिन बात ये बट्टी साहब, मैं ये कहता हूँ, इमरान खान मिलता है नहीं मिलता ये चलो उनकी मर्जी है, मगर मिल के क्या मिल के अवाम की भलाई के लिए गुफ्तगू करनी होती है इन्होंने। ये MNAs जो आते हैं वो क्या कहते हैं, यार मैं मेरे बच्चे गंदे पानी से मरे, मेरा पानी साफ कर दो, मंगते की ने। अच्छा, ये बात ठीक है, जब इमरान खान साहब इनका वोट लेके वजीर आज़म बने थे तो फिर क्यों मिले थे? ये दिस इज नॉट पॉसिबल कि मैं इनके वोट से वजीर आज़म बन जाऊं, लेकिन जो इनसे एग्रीमेंट किए वो पूरा ना करूं। क्या एग्रीमेंट हो कि 3 जिलों में पुलिस की पे आप बंदा तब्दील नहीं कर सकते? अब भी नहीं कर सकते। अब भी अगर ये चकवाल, बावलपुर, गुजरात, मंडी बाउद्दीन, डेरा गाजी खां, इन 5 जगह DPO DCO को देख के दिखाया कोई माइका लाल, आंखें निकाल देगा। फरमाइश है जी बट्टी साहब, ये पार्टी की भी और नॉन पार्टी की भी, यही आपकी सियासत है, यही मांगते हैं ये, और क्या मांगते हैं ये। लेकिन हम कराची की बात करते हैं, कराची हमारा जो है उस पे बड़े बड़े सितम हुए और हो रहे हैं। अच्छा, लोड शेडिंग वहां पे भी हो रही है। कराची की सबसे अहम है, कराची हमारा दिल है। एक DC चेंज कर दिया, उसके 2 घंटे बाद ऑर्डर वापस लेने पड़े।
मैं कहा सर क्या हुआ? कहता यार पटवारी बड़ा जिद्दी हो, कहता डीसी नहीं मैं चेंज होने देना, बाकी मुझे नहीं पता, मैं काम जा रहा था, आप इनसे बात कर, ये गवर्नेंस है जी, ये अपना आप इनसे चले मैं आपको मुबारक अंदाजा है हो आप नया जिस पटवारी की बात भाई कर साहब, रहे हैं। नया पाकिस्तान मुबारक हो आपको, लेकिन देखिए ये- कितनी मैं इज्जत thank हो you very गई, much। एक आम पटवारी को भी कितनी ताकत दे दिया नया हमारे लिए पाकिस्तान ने। 70 साल से वही पाकिस्तान है जो नहीं, था। नहीं, ये नया पाकिस्तान हमारे लिए है। नहीं है। आप इमरान खान से या उसके हमायतियों से पूछें या उनसे पूछें जो छोड़ के गए थे यहाँ पे, हमारा गरीबों का पाकिस्तान और उसका कोई हाल नहीं है। भट्टी साहब, कैपेसिटी पेमेंट का जो मामला है इसको हुकूमत को टेकअप करना पड़ेगा। इन्होंने चाइना के साथ टेकअप कर लिया है, और अगर चाइना के साथ टेकअप कर लिया है तो फिर उन्हें यहाँ पे हमारी ये जो बना रहे हैं 2 से 2.5 बिलियन डॉलर का कहा जाता है कि 92 से। भट्टी साहब, अगर ये पैसे हमारे बापडा के पास होते, हम अंडरग्राउंड चले गए होते, ये बाहर तारें ना होती, हम अंडरग्राउंड चले गए होते, हमारा 30% लाइन लॉसेज ना होते, और आज हम जो है अपने हमारी इंडस्ट्री पाँव पर खड़ी होती, बेरोजगारी ना होती। और ये सलाम अलैकुम जरदारी साहब और बिलावल साहब, माशाल्लाह ये तोहफा आपने दिया था 1992 में IPPs का, जिसने इस मुल्क को ऑलमोस्ट डुबो दिया है। अल्लाह ताला हमें बचा ले। और इमरान खान साहब शायद आपसे जनरल हो सके तो कर मुशर्रफ और लीजिएगा। नवाज शरीफ दोनों शामिल हाँ हैं, जी। तो वो भी शामिल, जनरल मुशर्रफ की हुकूमत भी शामिल है, नवाज शरीफ की और हुकूमत भी कैपेसिटी शामिल है। पेमेंट क्या सब है? लूट मैं- मार में मैं- बराबर मैं- का अच्छा हिस्सा है। कादी साहब, हमारी जिंदगी में मलक साहब कभी वो दिन आएगा कि मैं ये खबर सुनूं कि प्राइम मिनिस्टर ने 10 लुटेरों को पकड़ के $500 आपसे तो मिलते हैं भट्टी साहब। बट्टी साहब उम्मीद रखते हैं। $500 छीन भट्टी साहब, इन मुआहदों का डाकुओं से। इन मुआहदों का सिर्फ एक मतलब था कि ये जो तारें हैं ना, तारें जो हमारे घर बिजली लाती हैं, ये हमारे घर लोड शेडिंग लाती हैं, और ये जो बिजली के नाम पे हमें लोड शेडिंग देते हैं, इनके घर नोटों का ढेर लगाती हैं। ये थे आसान ज़बान में 1992 के मुआहदे। ये मैं नहीं कहता, ये फाइनेंशियल टाइम्स कहता है 2012 की। 1800 अरब का खसारा है, नहीं, 1800 अब तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2000 अरब की बंगलिंग है इसमें और बेकायदगी है जो आपने बिजली के मुआहदे किए थे। तो काजी साहब, जब आप 2800 क्लोजिंग है, 2900 अरब रुपया का लोन देते हैं, कर्जा वापस करते हैं, क्लोजिंग 2000 ये डालें, क्लोजिंग। तो नाज़रीन, तो खत्म हो हम गया। ये मसाइल उठाते रहेंगे और इस दुआ के साथ अल्लाह बेहतर करे और अच्छे लोग हमारे ऊपर आए। इजाजत, अल्लाह हाफिज़।